मैं अपने देश भारत की बात करता हूं। अपने देश भारत का सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में आबादी के अनुसार सबसे बड़ा दूसरा देश, चीन पहला देश जिसकी आबादी 140 करोड़, भारत दूसरा देश जिसकी आबादी इस समय लगभग 119 करोड़। तो दुनिया में आबादी के बाद सबसे बड़ा दूसरा देश, दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश। जितने प्राकृतिक संसाधन भारत में हैं, वो चीन में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप के देशों में नहीं। प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टरों वाला देश, सबसे ज्यादा चिकित्सक अगर पूरी दुनिया में है तो भारत में, सबसे ज्यादा इंजीनियरों का देश अगर दुनिया में है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का देश अगर दुनिया में है तो भारत है, सबसे बड़े किसानों का देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा कुशल मजदूरों वाला देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है। माने कई मामलों में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है, एक दो मामले में नंबर 2 पर है, लेकिन मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में ये देश दुनिया का सबसे फिसड्डी देश है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ देश है। हमसे पहले और हमसे बाद जो भी देश आजाद हुए वो सबने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना लिया। अपना देश आजादी के 63 साल के बाद भी इंतजार कर रहा है कि कब भारत की मातृभाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने और कब इस देश का विकास तेजी से हो और इस देश के विकास के रास्ते दूसरों के लिए खुले। भारत अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। जो भारत की 22 भाषाएं संविधान ने स्वीकृत की हैं, इनमें से किसी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। मैं तो कई बार यहां तक कहता हूं कि अंग्रेजी को हटाओ, हिंदी को ला सकते हो तो लाओ, नहीं ला सकते हो तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना लो, सारे झगड़े भारत के खत्म हो जाएं। काफी लंबे समय तक इस देश में संस्कृत राष्ट्रभाषा रही है और जब तक इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रही है, आप माने या न माने, ये देश दुनिया में सोने की चिड़िया रहा है और सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा रहा है। हमारे देश में सुवर्ण युग माना जाता है, सोने का युग माना जाता है। भारत का सबसे अच्छा समय, किसी भी इतिहासकार को पूछो, भारत का अध्ययन करने वाले भारतीय इतिहासकार से पूछो या भारत का अध्ययन करने वाले विदेशी इतिहासकारों से पूछो कि भारत का सोने का युग कब था, भारत सबसे अच्छा कब था, तो वो कहते हैं महर्षि चाणक्य के समय से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी तक का भारत दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ भारत था। शिक्षा में सबसे ऊंचा, व्यापार में सबसे ऊंचा, तकनीकी विज्ञान में सबसे ऊंचा, दर्शन शास्त्र के ग्रंथों के लिखे जाने में सबसे ऊंचा, ज्ञान के स्तर में सबसे ऊंचा। माने सारी दुनिया के इतिहासकार इस बात पर अब मानते हैं, अब विवाद समाप्त हो गया है कि महर्षि चाणक्य का जो समय रहा, वहां से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है। कैसे रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि संस्कृत उस समय देश की राष्ट्रभाषा रही, संस्कृत उस समय देश की राज्य भाषा रही, संस्कृत इस देश के लोगों के पढ़ने पढ़ाने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में बोलने चालने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में हर काम की भाषा रही है। विज्ञान की, तकनीकी की, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए, सब तरह के काम के लिए संस्कृत को हमारे यहाँ माध्यम बनाया गया और संस्कृत के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया। तो जब तक संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा रही, तब तक भारत दुनिया में सिरमौर रहा, सबसे ऊंचा रहा। लेकिन जैसे जैसे भारत में संस्कृत का पराभव हुआ, जैसे जैसे संस्कृत की ऊंचाई कम होना शुरू हुई, संस्कृत का पतन शुरू हुआ, भारत का भी पराभव शुरू हुआ और भारत का भी पतन शुरू हुआ। ये कुछ संयोग नहीं है, इस पर गंभीर शोध करने की जरूरत है कि संस्कृत का पतन जैसे ही इस देश में शुरू हुआ, वैसे ही विदेशियों के आक्रमण भी शुरू हो गए इस देश में। पहला विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का 7वीं शताब्दी, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर उसके बाद लंबी एक श्रृंखला, तैमूर लंग, नादिर शाह वगैरह वगैरह, अहमद शाह अब्दाली, फिर बाबर और बाबर के परिवार के लोग, फिर उसके बाद पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर अंग्रेजों के पहले थोड़ा दिन फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग। ये सारे के सारे विदेशी हमले भारत में उसी समय में हुए हैं जब संस्कृत हमारे देश में पतन की स्थिति में रही है, पराभव की स्थिति में रही है।
संस्कृत की ऊंचाई जब तक बनी रही, राष्ट्र की ऊंचाई बनी रही। संस्कृत इस देश में जब तक ऊंचाई पर रही, राष्ट्र की स्वाधीनता इस देश की बची रही, स्वतंत्रता इस देश की बची रही। जैसे जैसे संस्कृत का पराभव हुआ, माने ज्ञान का पराभव हुआ, संस्कृत माने ज्ञान की भाषा, तो ज्ञान के स्तर पर जब हम नीचे गिरने लगे और ज्ञान के स्तर पर नीचे उतरने लगे, हमारे ऊपर विदेशी हमले शुरू हुए और फिर परोक्ष रूप से, बाद में प्रत्यक्ष रूप से हम विदेशी हमलों के शिकार हो गए और फिर गुलाम हो गए। गुलामी का एक लंबा दौर हमने देखा। अंग्रेजों की पूरी 250 साल की गुलामी देखी, फ्रांसीसियों की देखी, पुर्तगालियों की देखी, उसके पहले इस्लाम को मानने वाले शासकों की गुलामी भारत के कमोवेश 1/3 से आधे इलाके में हमने देखी। इस पूरे के पूरे गुलामी के दौर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस दौर का सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का गिरना, ज्ञान का पराभव और परोक्ष रूप से भाषा का पराभव। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राज्य भाषा का गिरते चले जाना, उसका समाप्त होते चले जाना और एक स्तर पर उसका बिल्कुल निष्प्राण हो जाना। और अंग्रेजों ने तो साजिश करके, षड्यंत्र करके भारत में चलने वाले 7,32,000 गुरुकुलों को, जो मूल रूप से संस्कृत में पढ़ाया करते थे और पढ़ा करते थे, जड़ से खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और उसी के कारण ये देश में बहुत गहरी गुलामी आ गई और उस गुलामी से आजाद होने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया। इस देश की गुलामी के समय में आजादी का संघर्ष करने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे, वो चाहे किसी भी नाम से इस देश में काम कर रहे हों, अगर हम नाना साहब पेशवा की बात करें तो, तात्या टोपे की बात करें तो, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो, रानी कित्तूर चेन्नम्मा की बात करें तो, राव कुंवर बहादुर सिंह की बात करें तो, भारत के किसी भी क्रांतिकारी की बात करें, वो उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, सभी क्रांतिकारियों का ये मानना था कि भारत की आजादी मातृभाषा से जुड़ी हुई है। जब तक हमारी मातृभाषा को सम्मान नहीं दिला पाएंगे, हम इस देश में आजादी नहीं ला पाएंगे। ये हमारे 1857 के दौर के क्रांतिकारियों का कहना था। नाना साहब पेशवा ने भारत की आजादी का एक घोषणा पत्र बनाया था। उस घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य आप पढ़ेंगे तो आप में रोमांच पैदा हो जाएगा। नाना साहब पेशवा अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में आजादी का सूर्य उगेगा और वो दिन वो होगा जब हम हमारी मातृभाषा में देश के सारे काम कर पाएंगे, लोगों को न्याय मातृभाषा में मिले, लोगों को शिक्षा मातृभाषा में मिले, लोगों की आम बोलचाल मातृभाषा में हो, लोगों के जीवन का हर काम मातृभाषा में हो। हाँ, ऐसा दिन दूर नहीं है, हम बहुत जल्दी देख पाएंगे। ये नाना साहब पेशवा के घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य है। माने वो मानते हैं कि आजादी की लड़ाई जो है और लड़ी जा रही है वो मातृभाषा की नींव पर ही खड़ी होगी। अब नाना साहब पेशवा का घोषणा पत्र हो या तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का संकल्प हो या कित्तूर चेन्नम्मा का संकल्प हो या दूसरे दौर के जो आजादी के नेता माने जाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का घोषणा पत्र आप पढ़ें, उसके पहले वाक्य में लिखा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं मूल रूप से मराठी भाषी थे। जन्म महाराष्ट्र में हुआ, शिक्षा मराठी में हुई, बोलचाल उनकी मराठी थी, सब कुछ वो मराठी थे। लेकिन जब राष्ट्रभाषा का सवाल आता था तो बेहिचक वो कहा करते थे, बहुत साहस से कहा करते थे कि राष्ट्रभाषा का स्थान तो सिर्फ हिंदी और हिंदी को ही मिल सकता है। भले मैं मराठी मातृभाषी हूं, लेकिन हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी भी इसी तरह के वाक्य कहा करते थे। महात्मा गांधी का मूल आप जानते हैं गुजरात, उनकी मातृभाषा गुजराती, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार ये कहा कि इस भारत की राष्ट्रभाषा कोई हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी ही देश की एकता को बांधने की ताकत रखती है और हिंदी में वो शक्ति है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमारे देश के एक महान महापुरुष महर्षि दयानंद जी की भी बात अगर आप सुनेंगे तो वो भी यही मानते थे। मूलतः महर्षि दयानंद भी गुजराती भाषी थे। गुजरात में उनका जन्म हुआ, राजकोट जिले में, पढ़ाई संस्कृत में हुई, लेकिन वो बार बार ये कहा करते थे कि पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है तो हिंदी है, पूरे देश को एक साथ बांध सकती है तो वो हिंदी है, और भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव अगर मिल सकता है तो वो हिंदी को मिल सकता है। बस उनके कहने में
और दूसरों के कहने में एक ही छोटा सा अंतर था कि महर्षि दयानंद जी का आग्रह इस बात पर था कि हिंदी होनी चाहिए, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, जो संस्कृत के ज्यादा शब्दों का उपयोग कर सके। बाकी सभी मामलों में दूसरे क्रांतिकारियों से उनके विचार मिलते जुलते थे। तो महर्षि दयानंद हों, महात्मा गांधी रहे हों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हों, ये सब आप जानते हैं 1850 से 1890 के दौर के सब क्रांतिवीर थे। इसके बाद के जो क्रांतिवीर रहे, जैसे महर्षि अरविंद रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, अशफाक उल्लाह रहे, और हमारे देश के विनायक दामोदर सावरकर रहे, ऐसे जो तीसरे दौर के आजादी के नायक इस देश में थे, उनके लिखे हुए शब्दों को, उनके लिखे हुए लेखों को, उनके दिए गए भाषणों को आप सुनेंगे तो वो सब भी एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि अंग्रेजी भाषा का स्थान भारत में अगर कोई ले सकता है तो वो भारत की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, और जल्दी से जल्दी अंग्रेजी को भारत से विदा होना चाहिए और उसके स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्थापित किया जाना चाहिए। तो भारत के सभी दौर के क्रांतिकारियों की ये अभिलाषा रही, ये इच्छा रही कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो, साथ साथ में अंग्रेजी की गुलामी से भी आजाद हो, और भारत की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी इस देश में स्थापित हो।